नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का DSSB पाठशाला पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं कि हम वार्डर की जो प्रिपरेशन है वो लगातार जो है वो करने लग रहे हैं और हिंदी को जो है एक तरीके से ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी जो वीडियो हैं आपकी आने लग रही हैं। देखिए, एक समस्या थोड़ी सी हुई, एक प्रश्न के अंदर जो है वो कई विद्यार्थियों की कमेंट आई, हालांकि हमने उसके बाद जो है वो उस त्रुटि को सुधारा है ना। वो थोड़ा सा ये रहा कि भाई गति का जो है एक तरीके से मैं कहूँ गति ज्यादा रही, जिसके कारण वो त्रुटि जो है वो वहां पर पैदा हुई है ना। तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु आगे की जो है वो आपको मैं विधिवत गारंटी देता हूं कि भाई ऐसा कुछ भी जो है वो आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा जहां आपको थोड़ी बहुत समस्या जो है वो समस्या का सामना करना पड़े, है ना। तो चलो भाई, आज देखेंगे प्रश्नों को, वही प्रश्नों की वही श्रृंखला, वही बेहतरीन प्रश्न जो है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। देखिए, कईयों के जो है वो प्रश्न आ रहे थे, कई विद्यार्थियों का जो एक तरीके से मैं कहूँ संशय भी था कि भाई आपके जो प्रश्न हैं, जैसे कि उन्होंने मोक वगैरह अगर वो देने लग रहे हैं, तो देखो मोक में क्या होता है, थोड़ा बहुत एक तरीके से लेवल जो है वो चेंज होता है। यहाँ ये बात ध्यान रखना, एज इट इज आपके एक तरीके से प्रश्न जो है वो आपको नहीं देखने को मिलते, परंतु मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो ये हमारे प्रश्न हैं ये कंप्लीटली क्या है, आपके PYQ हैं जो आपके प्रीवियस ईयर हुए हैं, जैसे 2019 के अंदर हुआ था, तो उसी के आधार पर जो है वो हमने क्वेश्चंस को लिया है। और हमारा जो एक तरीके से हम आपके सामने ये लेके आ रहे हैं, क्यों, तो क्योंकि आपको जो टॉपिक है एक तरीके से जो व्याकरण के जो आपके अधिकांश टॉपिक हैं, आपके इन प्रश्नों के माध्यम से वो टॉपिक जो है एक तरीके से आपके सामने आए और वो आप हल कर पाओ, है ना। उस चीज के लिए जो है वो हम आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहे हैं। प्रश्न तो एज इट इज नहीं आएंगे, देखो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और आप खुद देख पाएंगे ये प्रीवियस ईयर। आप जैसे अब मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊंगा तो आप देख पाओगे कई क्वेश्चन जो है वो आपके वापस आने लग रहे हैं, है ना। बस थोड़ा सा उसका फॉर्मेट बदल जाता है ना, ऑप्शन वगैरह थोड़े बहुत चेंज होते हैं, परंतु ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। देखिए, हम आपको, मैं एक वही बात कहने लग रहा हूं और पुनः बार बार मैं आपको ये विश्वास दिलाने लग रहा हूं कि अब आपके पास लगभग समय नामात्र है और उस नामात्र समय के लिए मैं अपने विषय की जैसे समय अनुरूप मैं हमेशा से गारंटी लेता आ रहा हूं और फिलहाल भी मैं गारंटी लेने लग रहा हूं कि भाई हिंदी के अंदर तो कोई ऐसी मतलब बात है ही नहीं कि आप इसके अंदर जो है वो अधिकांश प्रश्न जो है वो ना ला सकें। ठीक, मैं जो है मैंने आपको कहा कि मैं आपके जो है वो गद्यांश भी हल करवाऊंगा। मैंने आपको बताई आपके पेपर के अंदर जो है वो 2 गद्यांश आने वाले हैं, जो कि कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे, है ना। तो 5-5 नंबर के मतलब 2 गद्यांश जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं वो आपको गद्यांश भी हल करवाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे जो है वो आप उसको हल कर पाएंगे आसान तरीके से। मेरा वही कहने का तात्पर्य है, वही मेरा उद्देश्य है कि हम कार्य जो करने लग रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करने लग रहे हैं, है ना। हमसे ज्यादा खुश कौन होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आ जाओ चर्चा करते हैं, गद्यांश पर भी जाएंगे, पहले थोड़े प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम गद्यांश को जो है वो एक बार समझना शुरू करेंगे। चलो भाई, प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अपादान कारक, मैंने ये आपको पहले ही बताया था, युक्त वाक्य कौन सा है। आपको बताना है किस वाक्य के अंदर जो है वो अपादान कारक का इस्तेमाल हुआ है। मैंने इसकी एक पहचान बताई थी कारक के ऊपर, हालांकि मैंने आपको कहा था, परंतु समय का जो एक तरीके से मैं कह रहा हूं अभाव है, परंतु अभाव को चलते भी फिर भी हम जो है मैं आपके समक्ष लाऊंगा जरूर। मान लीजिए आप 1-2 दिन का समय दें, उसके बाद आपके समक्ष कारक की जो वीडियो है वो जरूर आएगी। अभी मैं चर्चा करूं अपादान कारक, मैंने बताई थी इसका जो कारक चिन्ह है, ये जो परसर्ग होता है वो से होता है, और जो से है वो यहां पर किस स्थिति में है, अलग होने की स्थिति में है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, से का अर्थ क्या है, अलग होने की स्थिति में। मैं आपको यही बात कहता हूं, आपको इतना याद रखना है, आपको दिखे अपादान कारक, अपादान कारक का सीधा मतलब क्या, से, परसर्ग से होगा और कौन सा होगा, अलग होने की स्थिति में, यानी कि उससे वो हट रहा होगा किसी चीज से। जैसे कहते हैं हिमालय से गंगा बहती है या नदी निकलती है, नदियां बहती हैं, तो हिमालय से आया वहां पर भी आपका, लेकिन किससे अलग हो रही है ना, उससे अलग होने की स्थिति में आया है, तो उस हिसाब से यहां पर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब ऑप्शन देखते हैं भाई, माँ ने बच्चों को बुलाया, ना कुछ अलग होने की स्थिति में ऐसा कुछ यहाँ पर जो है एक तरीके से हमें देखने को नहीं मिल रहा कि इसके अंदर हमारा अपादान कारक है। नेक्स्ट हमने देखा राम ने खाया, कुछ नहीं लग रहा अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, देखो यही प्रश्न एक बार और आया हुआ है आपकी स्मृति में अगर हो तो, है ना, ये प्रश्न पूछा गया था, है ना। तो ये बात आप देखें यहाँ पर, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरे तो अलग हुए, अलग होने की स्थिति में, और कारक चिन्ह से आया तो सीधा सा हमारा क्या हो गया, अपादान कारक होगा, साधारण सी बात है। और शिकारी ने खरगोश को मारा तो ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक सा हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर अपादान कारक हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था DSSB इस चीज में बड़ी माहिर है।
डीएसएसबी जो है वो आपसे स्टैटिक क्वेश्चन करती है, और कई प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सीधे भेद से संबंधित होंगे। भाई क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर कितने, अर्थ के आधार पर कितने, वाक्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर विशेषण के भेद पूछ लिए, संज्ञा के भेद पूछ लेगा। तो विशेषण आप जानते हो, विशेषण आपको बता दिया गया, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा विशेषण होता है भाई? सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, यानी कि जो गुण, दोष, दशा, स्थिति आपको उसका जो वर्णन करता है वो गुणवाचक विशेषण होता है ना। दूसरा विशेषण आपका कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है, जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता हो, सर्वनाम के रूप में जो विशेषता बताए। तीसरा कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाची विशेषण होता है, जो संख्या को प्रदर्शित करता है। और चौथा विशेषण कौन सा होता है आपका? परिमाणवाची विशेषण होता है, परिमाण जो वजन, मात्रा को जो है वो एक तरीके से प्रदर्शित करता है। तो ये 4 आपके क्या होते हैं? विशेषण के भेद होते हैं, अथवा आप क्या कह सकते हैं, ये विशेषण के आपके प्रकार हैं। और ये आपको बिल्कुल रटने हैं, है ना। इनको रटो, साथ साथ में सुनो, बार बार समझो। 4 हैं किसके? विशेषण के। विशेषण क्या? जो आपकी विशेषता बताए, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। वो विशेषण क्या विशेषता बताएगा? या तो गुण, दोष तथा स्थिति जो है वो उसका वर्णन करेगा, आकार प्रकार का उल्लेख करेगा उसके, या फिर क्या करेगा? सर्वनाम के रूप में हम एक तरीके से विशेषता वहां बताएंगे। वहां पर संख्यावाची, किसी की जब संख्या हम बताते हैं तो वो हमारा संख्यावाची विशेषण, जब हम किसी वजन, तोल, माप इत्यादि का वर्णन करते हैं तो वो हमारा परिमाणवाची विशेषण हो जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मेरा जी घबराता है, निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब देखो यहां मैंने आपको बताई थी, जो आपकी क्रिया होती है, क्रिया वो शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता हो या पता चलता हो। और आप जानते हैं क्रिया के भेद 2 आधारों पर हैं, एक कर्म के आधार पर क्रिया होती है, दूसरी अर्थ के आधार पर क्रिया होती है। अर्थ के आधार पर 8 से 10 भेद क्रिया के माने जाते हैं, कर्म के आधार पर आपके अकर्मक और सकर्मक 2 भेद माने जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यहां अभी चर्चा करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी अपने आप को स्पष्ट करती है। सकर्मक, कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अगर इंग्लिश में मैं बात करूं, कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी वो चीज जिसके ऊपर जो कर्ता ने काम करा उसका प्रभाव पड़ा हो। रोहन ने आम खाया। अब मुझे एक बात बताइए, यहां एक सीधी सी बात है, खाने का प्रभाव किस पर गया? आम पर गया। आम को खाया गया तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि क्या है? कर्म है। तो उसको तो हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, जहां कर्म उपस्थित हो। प्रेरणार्थक मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर प्रेरणा दी जाए, भाई आप ऐसा करिए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जहां कर्म उपस्थित ना हो, कर्म जहां पर ना हो, ये ध्यान रखना, कर्म एब्सेंट हो आपका। और संयुक्त क्रिया जहां पर 2 क्रियाओं का हमें एक तरीके से दिखाया जाए, वो चीज देख रही है। अब यहां देखो, मेरा जी घबराता है। आपने जब ये वाक्य पढ़ा तो देखो अधिकांश के अंदर आपको अर्थ के आधार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप प्रेरणार्थक पर जाएं या संयुक्त पर जाएं। सीधी सी बात है, अगर आपको कर्म के आधार पर क्रिया दी हुई है तो आप इसी को देखेंगे। अब मैंने यहाँ कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक 2 मुझे दिखाई देती हैं। मैंने आपको बताई जो करता है। अब देखो यहाँ जिसका जी घबराने लग रहा है उसका प्रभाव किस पर गया? प्रभाव के लिए अगर मैं यहाँ क्रिया की बात करूं तो घबराना जो है वो क्रिया है। घबराने का सीधा प्रभाव किस पर? कर्ता पर। यानी कि हमारे पास कर्म नहीं है, कर्म है ही नहीं, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। और जब भी हमारे पास कर्म नहीं होता तो वो हमारी क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। साधारण और सरल सी जो है वो बात है ये हमारी। ठीक भाई, साधारण सा प्रश्न हो गया हमारा यहाँ पे। अगला देखते हैं भाई, चलो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमारे देश का नाम भारत है, यहां भारत कौन सी संज्ञा है? भारत। मैंने आपको संज्ञा के प्रकार पढ़ाए थे, यानी कि जो नाउन है, संज्ञा जो है, संज्ञा जिसको बोलते हैं ना, संज्ञा। संज्ञा संज्ञा मैंने आपको बताई थी भाई, मूल भेद 3 है, अगर कुल भेद पूछे तो 5 है। ठीक, यहां हमें एक भेद रखा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और एक होता है आपका भाववाचक। ये 5 भेद जो हैं वो आपके किसके होते हैं? क्रिया के होते, संज्ञा के होते हैं। भाववाचक ये आपके 5 भेद है। अब एक बात देखो, इसने कहा भारत, क्या भारत किसी एक जाति को या एक समष्टि को शो करता है जो बहुत सारे हो? तो ऐसा तो नहीं है। भारत तो अपने आप में एक यूनिक देश है ना, एक अद्वितीय देश में इसको कहूंगा। तो जातिवाचक तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। द्रव्यवाचक, द्रव्य, क्या भारत कोई पदार्थ है? बिल्कुल नहीं है। क्या भारत किसी समूह को शो करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो स्वाभाविक सी बात है, भारत अपने आप में क्या है? विशेष है, विशिष्ट है। और जो अपने आप में विशेष होता है वही क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो यूनिक है अपने आप में। तो स्वाभाविक सी बात क्या हो गई कि भारत में कौन सी संज्ञा है भाई? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, साधारण सी बात है ना। चलो
अगला प्रश्न है भाई, देखो निम्न इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी अपादान कारक का, अभी आपसे प्रश्न पूछा गया और अब उसने विभक्ति का अर्थ यहां पर हो जाता है जो उसका कारक चिन्ह है, चिन्ह जो सिंबल जो है ना, मतलब एक तरीके से जिसको परसर्ग भी हम कह देते हैं। अभी आपने देखा से था, अलग होने की स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, औरों को हमें क्यों देखना जब हमें पता है कि विशेष रूप से हम उसका उत्तर जानते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। चलो भाई देखो ये जो है वो आज का हमारा पैसेज है, आज इसको नहीं, हाँ ये आज का जो है वो हमारा गद्यांश रहेगा जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। गद्यांश को देखेंगे आज। मैंने आपको कहा था कि गद्यांश जो है वो आपको हल जो है वो एक बार करवाया जाएगा, आवश्यक है। आपके प्रश्न पत्र के अंदर 2 गद्यांश आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए गद्यांश की चर्चा कोई नहीं करता किस प्रकार से जो एक तरीके से इनको सॉल्व करा जाए, है ना, कम समय में कैसे। देखो सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर अगर आपको ये चीज समझनी है कि भाई आखिर गद्यांश को हल कैसे करा जाए, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका पठन कौशल। पठन यानी पढ़ने का तरीका, आप इसको पढ़ते किस प्रकार से हैं, सबसे महत्वपूर्ण वही बात है। कई विद्यार्थियों की हिंदी इतनी खराब होती है कि उनसे अच्छी तरीके से एक तरीके से पढ़ा नहीं जाता, उनसे बोला नहीं जाता, समस्या की बात है ना। हिंदी के बारे में ऐसी एक तरीके से अगर हम व्यवस्था रखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना। इंग्लिश हिंदी मतलब हमें ये अभिमान रहता है कि हिंदी तो हमें आती है ना, पढ़ी वो जाती नहीं, इंग्लिश वैसे समझ नहीं आती, कोई भाषा का ज्ञान नहीं है। और ये ध्यान रखना आपको, वर्तमान समय कहता है भाषाएं दोनों रखनी पड़ेंगी आपको, एक भाषा के आधार पर भी व्यवस्था नहीं बन सकती। यहाँ तो हमारा ये हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, उसके लिए आपसे बार बार प्रयासरत आपको मतलब एक तरीके से प्रयास करवाए जा रहे हैं। तो चलो भाई गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार। देखो गद्यांश को जब पढ़ो, मैं जानता हूं वहां पर आप लाउडली इसका एक तरीके से उच्चारण नहीं कर सकते पेपर के अंदर बैठ के कि आप आवाज जोर से पढ़ें इसको, है ना, समझ में हालांकि ज्यादा जब आता है जब आप उच्चारण ज्यादा तेज करते हैं। अब आप इसको देखो पढ़ना और इसको मन में रखना, समझना, अच्छा भाई ऐसा हुआ, अच्छा भाई ऐसा हुआ, उसको मन मन में समझो। बड़े आराम से बार बार आपको गद्यांश पर लौट के आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप उसको पढ़ लोगे। भाई एक आध प्रश्न में वापस आना पड़ सकता है कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े, नहीं तो कई तो ऐसे होते हैं एक प्रश्न पढ़ा फिर दोबारा गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न पढ़ा फिर गद्यांश को पढ़ेंगे, तो ऐसे हल नहीं होते गद्यांश, ये बात आप ध्यान रखें। इंग्लिश में भी पैराग्राफ आते हैं आपके, हिंदी में भी पैराग्राफ आते हैं, ऐसे हल नहीं करे जाते। अब देखो एक बार इसे पढ़ें भाई, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ गद्यांश है आपका। आपने पढ़ा क्या है भाई, देखो अस्पताल में मैरी नाम की एक नर्स थी, ठीक है, अस्पताल में मैरी नाम की एक नर्स थी, अपने विवाह के दिन वह ड्यूटी पर थी, ठीक है, उसका विवाह था उस दिन, वो क्या थी, ड्यूटी पर थी, ठीक है भाई। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह घर गई और 2 घंटे बाद जो है वो उसका विवाह होना था, यानी कि जब वो घर चली गई जिस समय वो जाती है तो उसके जस्ट 2 घंटे बाद क्या था, उसका विवाह था। तो भाई बड़ी लगन थी इन देवी जी के अंदर, अपने कार्य के प्रति जो इतनी एक तरीके से निष्ठावान ये रही। उसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी और वधू की पोशाक पहन ली, वस्त्र उन्होंने बदले भाई, जो आपकी जो हॉस्पिटल की ड्रेस थी उसको चेंज करा उन्होंने, और जो वधू की पोशाक थी, है ना, वो उन्होंने पहन ली। फिर वह गिरजाघर गई, गिरजाघर जो आपके चर्च होते हैं उसको गिरजाघर कहा जाता है ना, चर्च को कहते हैं गिरजाघर। रास्ते में उसने फूल खरीदे, आप समझ पा रहे हैं, गिरजाघर के अंदर जाने लग रही यानी चर्च के अंदर जाने लग रही, तो आपका जो ईसाई धर्म है उससे संबंधित है। ईसाई धर्म में आप जानते हैं विवाह जब होता है तो फूल का वो गुलदस्ता जो है वो लिया जाता है, तो जो मैरी जी हैं उन्होंने फूल का गुलदस्ता भी खरीदा है। वह विवाह के समय से 10 मिनट पहले गिरजाघर पहुंच गई। भाई शादी से 10 मिनट पहले वो गिरजाघर जा चुकी थी, मतलब जो समय उनका निर्धारित हुआ था, मतलब मान लो 2 बजे निर्धारित हुआ तो 2 बजे से 10 मिनट पहले वो पहुंच गई, है ना, 1:50 पर। चलो भाई गिरजाघर में कोई भी नहीं था, वहां उन्हें कोई मिला नहीं। वर विवाह के समय के 10 मिनट बाद पहुंचा। देखो वर मतलब जो दूल्हा था, है ना, जो मैरी जी का हस्बैंड है वो कितने 10 मिनट बाद पहुंचा है, और मैरी जी कब पहुंच गई, 10 मिनट पहले ही पहुंच गई। अब यहां समस्या बन गई भाई, लेकिन मैरी ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, ये हो गया भाई सत्यानाश, है ना। मैरी जी ने मना कर दिया कि हम आपसे मैरी नहीं होंगे, मतलब विवाह नहीं करेंगे, मैरी मतलब शादी होती है ना, हाँ, तो विवाह नहीं करेंगे भाई। उसने कहा, किसने कहा, मैरी जी ने, जो व्यक्ति अपने विवाह के अवसर पर भी समय की पाबंदी नहीं बरतता वह जीवन में ऐसा किस प्रकार कर पाएगा। भाई जो ब्याह के टाइम पे ही सही टाइम पे ना पहुंचा तो फिर वो बाद में तो क्या ही उम्मीद करी जाएगी उससे। बात तो मैरी जी की भी बिल्कुल सही थी, यहाँ पर हम तो मैरी जी के समर्थन में फिलहाल, है ना। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके अपना जीवन जो है वो बिगाड़ना नहीं चाहती हूं, ये मैरी जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, है ना, ये मैरी जी के विचार है। मैरी जी कहने लग रही है कि भाई मैं ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करके कैसे अपने सत्यानाश कर लूं।
जी तो इतना समय का पाबंद नहीं, जो ब्याह पे टाइम पे आ जाए तो फिर बाद में तो क्या ही होगा। ऐसा कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ी। वर बहुत लज्जित हुआ और उदास लौट गया। देखो कमाल की बात है, यहां आप मतलब विवाह कैंसिल हो गया, जो होना था वो कैंसिल हो चुका है अब। और आप जानते हैं ऐसी एक खबर भी आई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, मेरी स्मृति में नहीं कौन से चैनल पे थी, पर मैंने पढ़ी जरूर थी। उसके अंदर ये था कि जो दुल्हन है उसने जो है वो अपने दूल्हे से एक तरीके से पता नहीं 2 का पहाड़ा सुन लिया था, और वो पहाड़ा सुना नहीं पाए तो उसने बारात लौटा दी थी। तो ऐसी भी देवियां आजकल के समय में होती हैं, हालांकि होने चाहिए भाई ऐसे भी। मैं इसलिए कहता हूँ शिक्षा जरूरी है, बेरोजगार हो पढ़ लो थोड़ा, है ना। अगर पढ़ोगे जीवन में, अगर कुछ कामयाब रहोगे तो विवाह भी हो जाएगा, ये भी अच्छी बात है। तो इस चीज को समझें। तो यहाँ विवाह की व्यवस्था खराब हो गई, 10 मिनट से विवाह टूट गया। अब तुम सोच लो तुम्हारे लिए नौकरी कितनी जरूरी है। अगर नौकरी होगी, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा पुरुष वर्ग से कह रहा हूं, मैं आप जो स्त्री वर्ग है मैं उनसे भी कह रहा हूं, देवियों से कह रहा हूं, देवताओं से भी कह रहा हूं, भाई दोनों पढ़ो, दोनों लगो, कामयाब हो। अब मुद्दे पर आ जाओ, अब प्रश्नों को देखते हैं। ये तो हम मैरी जी की बात कर चुके, मैरी जी मैरी नहीं कर पाई, विवाह नहीं कर पाई। आगे आ जाओ, प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से मैरी के विवाह से इनकार करने का मुख्य कारण कौन सा था। अब कारण देखते हैं। कर्तव्य भावना, उनका कोई कर्तव्य था, कर्तव्य की तो कोई ऐसी विचार हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं। अनुशासन प्रियता, भाई वो डिसिप्लिन महिला थी, अनुशासन की बात तो थी, अनुशासन। भाई वो 10 मिनट पहले पहुंची तो वो भी चाहती थी भाई दूल्हा भी 10 मिनट पहले आ जाए। धर्मनिष्ठा, धर्म का तो कोई यहाँ एक तरीके से जिक्र नहीं हुआ। अभिमान की भावना, उसमें अभिमान थोड़ी ना था कि भाई मैं तो सुंदर हूं, है ना, मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं तो मैं तो विवाह नहीं करूंगी। अभिमान तो नहीं था उनके अंदर। चर्चा क्या है, सिर्फ अनुशासन प्रियता थी, वो डिसिप्लिन महिला है इसलिए उसने विवाह नहीं करा, है ना। बड़ा आसान सा प्रश्न है। आ जाओ भाई आगे देखें। अगला प्रश्न है, विवाह कहाँ होना था। आप जानते, साधारण सा प्रश्न, गिरजाघर के अंदर होना। चर्च की बात हुई थी तो गिरजाघर में विवाह होना था। वधु के घर में बात ही नहीं हुआ, अस्पताल में नहीं हुआ, वर के घर में नहीं हुआ, स्वाभाविक सी बात है। विवाह कहाँ हो गया, गिरजाघर में हो गया, है ना। आपकी साधारण सी सरल सी बात हो गई। यहाँ पर हमने पैराग्राफ, हम बार बार वापस जा ही नहीं रहे, हम तो यहाँ प्रश्न से ही देख रहे हैं सीधा। आगे चलो भाई। जो व्यक्ति अपने विवाह, हाँ प्रश्न है, जो व्यक्ति अपने विवाह के अवसर पर भी समय की पाबंदी नहीं बरतता वह जीवन में ऐसा किस प्रकार करेगा। ये तो मैरी जी का जो कोटेशन था वो इन्होंने दे दिया। भाई जो मैरी जी ने बोला था वो बात यहां पर आ गई बिल्कुल। यहां ऐसा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ऐसा किस प्रकार कर पाएगा, मतलब ऐसा, मतलब जो समय की बात हुई थी यहाँ पर। फूल खरीदने की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, यहाँ इन्हें फूलों की पड़ी है, वहां विवाह टूट गया भाई। समय पर पहुंचने की बात हुई थी, है ना, समय की बात हुई है, गिरजाघर जाने की बात नहीं, यूनिफॉर्म की कोई चर्चा नहीं आई। तो यहां समय पर पहुंचने की बात हुई, स्वाभाविक सी बात। साधारण से प्रश्न। आगे देखो भाई, मैरी ने विवाह के पूर्व क्या नहीं किया। पूर्व का मतलब पहले, शादी से पहले उसने क्या नहीं किया था। भाई उसने वधू की पोशाक पहनी थी भाई। हॉस्पिटल से आने के बाद जब 2 घंटे का समय रह रहा था, उन्होंने आने के बाद अपनी वधू की पोशाक पहनी, ये तो उन्होंने काम करा। अच्छा, गिरजाघर जाने से पहले उन्होंने फूल भी खरीदे, ठीक है भाई। वह वर को देखने विवाह से पहले तो वो नहीं गई भाई, वो तो उसी समय गई, 10 मिनट पहले गई, उस समय गई थी वो। यहां पर ये बात तो नहीं बनी, प्रश्नवाचक चिन्ह में रखेंगे। उसने अस्पताल में अपनी ड्यूटी भी करी थी भाई, विवाह से पहले उन्होंने ड्यूटी भी करी। तो तीनों चारों ऑप्शन के हिसाब से देखे तो इसमें तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखो ये गद्यांश है आपका, बताइए क्या इसमें समस्या। मैं वही इसीलिए तो कहता हूं आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसको समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, आपने एक बार उसका आधार बना लिया, फिर आगे हमारी चर्चाएं चलती जाएंगी। आ जाओ भाई अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति अपने विवाह के अवसर पर भी समय की पाबंदी, ये पुनः आ गया क्या, नहीं अलग है, भी समय की पाबंदी नहीं बरतता वह जीवन में ऐसा किस प्रकार कर पाएगा। मैरी की इस उक्ति का मतलब होता है जो बात कही गई, जो कथन कहा गया उसकी चर्चा कर रही है ना। जो उक्ति कही उससे उसके चरित्र का कौन सा गुण प्रकट होता है, कौन सी विशेषता बताई गई यहां पर उनकी, है ना, ये वो पूछने लग रहे हैं। तो देखो स्पष्टवादिता भाई वो स्पष्ट है, ठीक है बात, वो क्लियर रही है, ठीक है। वर के प्रति निरादर, तो निरादर की इसमें कोई बात नहीं, जब वो लायक ही जिस चीज के है तो उसको वही कहा जाएगा, इसमें निरादर की बात क्या होगी, है ना। और निरादर की तो इसमें कोई वो नहीं थी, अशिष्टता बिल्कुल नहीं थी, अभद्रता बिल्कुल नहीं थी भाई। उसने थप्पड़ थोड़ी ना मारा है, मतलब एक तरीके से किसी आधार पर उन्होंने ऐसे ही थोड़ी ना मना कर दिया कि भाई मैं विवाह नहीं करूंगी इससे। उसका तो एक सीधा सा कारण, स्पष्ट सा कारण था, स्पष्टवादिता, मतलब बिल्कुल क्लियर बात रही उनकी इस चीज के अंदर, और बड़ी अपने आप में अच्छी बात है। गद्यांश भी बड़ा बेहतरीन था, अच्छा था। ये 5 आपके प्रश्न हो गए जो गद्यांश से संबंधित थे। इस प्रकार से गद्यांश हल हुआ। देखिए इसमें समस्या कहां आई, कहीं भी नहीं आई। मैं कहता हूं गद्यांश जो है वो 10 नंबर का है और 10 में से 10 ही आएंगे।
एक आध प्रश्न जो है वो आपसे व्याकरण का पूछ लिया जाता है गद्यांश के अंदर। मैं आपको एक और अभी हल करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे गद्यांश का प्रश्न पूछा जाता है। अगली नेक्स्ट सेशन में हम रख लेंगे, 2 गद्यांश रख लेंगे, क्योंकि गद्यांश भी हल करवाने जरूरी है। देखो भाई, तैयारी जो है वो हम आपकी चारों तरफ से करवाएंगे, कोई एक आधार तो हम छोड़ ही नहीं सकते। हम ये कह देंगे भाई इतने नंबरों की हम बाद में देखेंगे व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात हिंदी के अंदर साधारण सी बात है, हिंदी में बात हुई है 40 में से मैं लगभग कहता हूं 35 प्लस ही रहेंगे, 37, 38, 39 ऐसे नंबर आपके रहने चाहिए, अन्यथा फिर फायदा क्या हुआ। स्वाभाविक सी बात है, और इतने तो लाने ही पड़ेंगे, मैं ये बात कहता हूं। अभी फिलहाल के समय में मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, आप जितने आसानी से हिंदी में नंबर बढ़ा सकते हो, और कोई ऐसा विषय है ही नहीं जिसके अंदर आप इतनी आराम से या इतनी आसानी से जो है वो अपने नंबर बढ़ा पाओ। तो ये आपके पास एक मौका है, अवसर है, जल्दी जल्दी अपने नंबर पूरे करो, नौकरी लगो। क्यों पंचवर्षीय योजनाओं के चक्कर में बैठे हो आप? स्वाभाविक सी बात है, इतने लंबे समय तक हमें क्यों बैठना, है ना। तो यहां साधारण सी बात है, ये इसकी गारंटी हमारी है। व्याकरण के टॉपिक में आपके साथ साथ करवा ही रहा हूं, व्याकरण के साथ में हम शब्द भंडार के प्रश्न जो हैं वो भी देख रहे हैं। और इसमें आज हमने क्या देख लिया, एक गद्यांश देख लिया। गद्यांश में आपको अभी अगले सेशन में एक और मतलब 1-2 और करवा दूंगा। तो एक साधारण सरल सी बात है, देखिए तैयारी जो है वो आपके आधार पर रहेगी। हम यहां पर एक तरीके से एक मात्र एक मैं कहता हूं कि एक हम सहयोग कर सकते हैं आपका, है ना। पढ़ना, विश्वास करना वो आपके हाथ में। अगर आप विश्वास करेंगे, आप प्रेम सद्भावना दिखाएंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण हम भी आपके लिए एफर्ट्स करके जो है वो प्रयास करते हैं, मतलब, है ना। आपका प्रेम बहुत वैसे दिखाई दिया है, और आप सभी अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छी जो है वो सबको खुशी मिलती है। स्वाभाविक ही बात है, हमारा भी मानव मन है ना, तो हमें भी खुशी का अनुभव जो है वो होता है। हम कौन से देवताओं में आते हैं कि भाई हमें इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पड़ता है, फर्क सबको पड़ता है, कोई कहता हो ना कहता हो वो मैटर नहीं करता। बेशक कोई मना कर दे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, भाई सबको पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्क तो पड़ता है। आप भी अगर स्नेह प्रेम दिखाएंगे तो हमारा भी जो है वो एक तरीके से मनोबल में वृद्धि होती है ना। तो आज जो है वो इतना ही। देखिए वही आपके कुछ प्रश्न थे शुरुआत में, और एक मैंने आपको गद्यांश करवाया। गद्यांश जो है वो आप अपने मैं कहता हूं आप थोड़ा सा पढ़ो चीजों को, कोई बुक उठा के पढ़ लो। मान लीजिए जीके की बुक होती, लूसेंट होती, जैसे उसको पढ़ लो। पढ़ने से आपकी एक तरीके से पठन कौशल में वृद्धि होगी, गद्यांश सही होगा, ऊपर से जीके की नॉलेज हो जाएगी। तरीका तो ऐसा अपनाओ पढ़ने का आप, स्वाभाविक सी बात है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम पुनः जो है वो आपके गद्यांश हल करेंगे। 2 गद्यांश और देखेंगे किस प्रकार से समझना है। कुछ में व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी होते हैं, इसमें तो सारे प्रश्न गद्यांश में से ही थे, पर कई प्रश्न ऐसे होंगे जो गद्यांश से बाहर होंगे, मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा। मैं वही कहता हूं, मैं सारे तरीके के प्रश्न आपसे हल करवाऊंगा, कोई प्रश्न छूटेगा ही नहीं, स्वाभाविक सी बात। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर भाई। जब तक के लिए धन्यवाद।